इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं कि किस स्टेज में कैसे मतलब ह्यूमन बींग का क्या हुआ था, अप्रोचेस आई थी, जो स्टेजेस हैं ह्यूमन जोग्राफी के अंदर, वो एक बात देखना जरूरी है। एग्जाम से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आ सकता है कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड, जब कॉलोनीज लोगों यूरोपियन कंट्रीज ने बनाना शुरू नहीं किया था या शुरू किया था, तो उसका जो अर्ली फेज था उस वक्त पे क्या हो रहा था भाई, आप खुद सोचो ना। जैसे यूरोप वाले बाहर निकल रहे हैं, वो ये में लड़ रहे हैं, वेब से शिप्स बना रहे हैं बड़ी बड़ी, अलग अलग कंट्रीज में अपने लोगों को भेज रहे हैं व्यापार के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए। तो क्या हुआ था अर्ली कॉलोनियल पीरियड में स्टार्टिंग में एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया, डिस्क्रिप्शन हुआ उन चीज़ों का, ठीक है ना। अब इसको ब्रॉडली बताना पड़ेगा इसके बारे में, तो ये लाइन है बहुत शानदार सी, पढ़ लेना है इसको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेक्ट्स प्रमोटेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरिया एंड encyclopedia description the area formed an important aspect of geographical account। वही है, एक्सप्लोरेशन आगे बढ़ा, डिस्क्रिप्शन हुआ नई नई चीज़ों का, नए नए एरिया खोजे गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और वैसे खाली यही पूछता है एग्जाम में कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड में कौन सी अप्रोचेस थी, या एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन कब आया था, अर्ली कॉलोनियल में, लेटर कॉलोनियल में, या 1930s में। ऑप्शन दिए होंगे, सही बताना होगा आपको। ओके, बट एक बार पढ़ जरूर लेना है, ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, एक बार देखोगे आ जाएगा। इसके बाद अर्ली के बाद जो लेट, बाद में जो कॉलोनियल पीरियड का जो लास्ट वाला टाइम था, उस वक्त पे क्या हुआ, उस वक्त जो मेन फोकस हुआ था वो हुआ था रीजनल एनालिसिस में। किसी पर्टिकुलर स्थान पे क्या स्पेशल है, वहाँ से क्या लिया जा सकता है। मतलब सपोज करो कि पहाड़ में एक पेड़ है जो काफ़ी मजबूत है, वहाँ से पेड़ लिया जा सकता है। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया रीजनल एनालिसिस में। जो लेट कॉलोनियल पीरियड था उस वक्त पे मेन इम्फेसिस किस पे दिया गया, एक पर्टिकुलर पार्ट पे, रीजनल एनालिसिस में, रीजनल जगहों की स्टडी पे। वही इसका ब्रॉड फीचर भी है, इलॉबरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑल एस्पेक्ट ऑफ रीजन वेयर regions were undertaken। ठीक है, तो idea was all the region were a part of whole, that is the earth, so understanding the part in totality which led to the understanding of whole। हर एक छोटे छोटे एक्सपेक्ट को पढ़ोगे तो आप पूरी अर्थ को समझ जाओगे। ये क्या था, रीजनल एनालिसिस उस वक्त पे था काफ़ी ज़्यादा। कब, लेटर कॉलोनियल पीरियड में, अलग अलग जगहों पर जाना, एक्सप्लोर करना, छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढना, रिसोर्सेज ढूंढना वहाँ के, ठीक है ना। अब रिसोर्सेज ढूंढोगे तभी तो उनको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, तभी तो उन रिसोर्सेज को चूज़ के अपनी कंट्री में लेके आ पाओगे। यही तो किया था ब्रिटिश ने इंडिया के साथ भी। मतलब जैसे यहाँ पे ज्ञान के तौर पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, बट इसको उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अर्ली कॉलोनियल हो गया, लेट हो गया। इसके बाद 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, जो 1930 में क्या हुआ था, एरियल डिफरेंशिएशन आया था। क्या आया था, एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक स्थान अपने आप में क्या यूनिकता रखता है कि वो दूसरे पूरी अर्थ में बाकी जगहों से अलग है। देखो हम लोग जानते हैं कि लैटिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, और हर लैटिट्यूड और चेंजिंग लॉन्गिट्यूड के साथ हर जगह अलग होती है, उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हर एक चीज़ अलग होती है, तो हर एक जगह की अलग खासियतें होती हैं। तो 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड के साथ एक अप्रोच आई थी, कौन सी, एरियल डिफरेंशिएशन, कि एक जगह दूसरी जगह से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, फोकस फॉर आइडेंटिफिकेशन द यूनिकनेस, एक जगह की यूनिकनेस, ठीक है, यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, कैसे वो बाकियों से अलग है। समझ गए, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार देखना है बस, आराम से हो जाएगा। 1930 के बाद 1950 टू 60 के बीच में क्या आया, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये अप्रोचेस एक बात देखनी जरूरी है। हाँ, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ सकता है। अगर CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो जरूर देखना, बोर्ड की कर रहे हो तब भी जरूर देखना। 1950 से 60 के बीच में क्या आया, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नाम की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस आई। अब ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी देखते हैं। ठीक है, जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो थी यूज़ ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर GIS सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर का। स्पेशल का मतलब होता है स्पेस रिलेटेड, स्पेस मतलब स्थान, किसी पर्टिकुलर स्थान रिलेटेड जो अप्रोच थी। तो कैसे पढ़ने लगे, यूज़ ऑफ कंप्यूटर से, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल टूल्स। ठीक है, लॉ ऑफ फिजिक्स वर ऑफ्टन अप्लाई टू द मैप, मैप में लॉ ऑफ जो फिजिक्स के लॉ थे उनको अप्लाई करने लगे, नई नई नॉलेज आने लगी, उनको ज्योग्राफी के अंदर लाने लगे। ठीक है ना, तो हमने नई नई नॉलेज को जो ज्योग्राफी के अंदर लाए, तो उससे हमने जो ह्यूमन फिनोमेना है उनको पढ़ा। और जो फेज़ था वो, इस फेज़ को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, ठीक है ना, संख्यावाचक, मतलब यहाँ पे मात्रा की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आ जाएगा कि किस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, किसको बोलते हैं बताओ, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी, 1950 से 60 के बीच में। क्वेश्चन इनडायरेक्टली आएगा, आ सकता है, एक बार में पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसको भूलना मत। इसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न एंड डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है ना, कंप्यूटर की मदद से, सिस्टम की मदद से, फिजिकल लॉस की मदद से, हर एक स्थान में जो यूनिकनेस है, जो मतलब वहाँ पे जो आप उसको अलग कर सकते हैं, बाकी जगहों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज़ को, तो उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, एक बार इसको भी रीडिंग कर लेना। ठीक है ना, एक बार ही करनी है, बाकी आप लिख लोगे उसको अपने अकॉर्डिंग। हर चीज़ बुक किस लैंग्वेज में कंप्लीटली नहीं लिखनी है, खाली कीवर्ड को मार्क कर लेना एग्जाम के टाइम से। एग्जाम के टाइम पे कीवर्ड को खाली देख के जाना, आराम से लिख लोगे। बाकी चीज़ें जो होती है थ्योरेटिकल है, उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद 1970s में क्या आया, जो आपका इमरजेंस है ह्यूमनिस्टिक का, रेडिकल का या बिहेवियर स्कूल का,
तो उनके बारे में 1970s में बताने लगे थे कि जो कैसे जो ह्यूमनिस्टिक है, जो रेडिकल सोसाइटी है, ठीक है ना, जो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट है, वो किस तरीके से मतलब आए, जो हम पीछे भी पढ़ लेते हैं ह्यूमनिस्टिक रेडिकल और बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट, वो किस तरीके से यहाँ पर उन स्कूल ऑफ थॉट को सेपरेटली पढ़ा गया ताकि हम पीछे की चीज़ें या आने वाली चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो ये कब हुआ? 1970 में हुआ, ठीक है, याद रखना 1970 में। इसका ब्रॉड फीचर देखेंगे तो डिसकंटेंटेड एंड विद द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मतलब जो मात्रात्मक था उसके साथ इन लोगों का मतलब जो वो था क्या बोलते हैं, डिसकंटेंटमेंट विद द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड इट्स डिह्यूमनाइज मैनर ऑफ डूइंग जोग्राफिकल लेड टू द इमरजेंस ऑफ 3 न्यू स्कूल ऑफ थॉट। किस तरीके से जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर आप इंसान की बात नहीं करते हो, रिसोर्स की करते हो, फिजिकल लॉस की करते हो, मतलब इंसानियत को भूल जाते हो, क्वांटिटी मात्रा की बात करने लग गए थे, ठीक है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इन लोगों का डिस्ट्रस्ट था, मतलब एक तरीके से मतलब बोला जाए तो विश्वास नहीं करते थे उस पर, या उससे एक तरीके की लड़ाई या मतलब उससे एक तरीके का ड्यूअलिज्म जो था वो यहाँ पे इमर्जन करता है किस पे, ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी पे, रेडिकल सोसाइटी पे, बिहेवियर स्कूल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन बीइंग को सेंटर पे लेके आके, ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है ना, कि कैसे पॉवर्टी को इम्प्रूव हटा सकते हैं, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डूइंग द हाँ ठीक है, 3 न्यू स्कूल ऑफ थॉट आए थे 1970 में, आपको पता है कौन कौन से, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल, बिहेवियर, ठीक है। ह्यूमन जोग्राफी वॉज मेड मोर रिलीवेंट टू द सोशल पॉलिटिकल रियलिटी बाय द इमरजेंस ऑफ दीज स्कूल ऑफ थॉट। जब ये स्कूल ऑफ थॉट आए तो सोशल पॉलिटिकल जो सोशल पॉलिटिकली इंसानियत जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ने लगी ह्यूमन जोग्राफी की, ठीक है। कंसल्ट द बॉक्स बिलो एंड नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, कोई बात नहीं। पीछे जो आपने बॉक्स देखा था जहाँ पर हमने ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 1990s का समय है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म इन जोग्राफी। अब इस पोस्ट मॉडर्निज्म इन जोग्राफी में क्या हुआ था, द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरी, नई नई थ्योरी आने लगी, कैसे यूनिवर्स बना, मतलब कैसे अर्थ फॉर्म हुई और कैसे कॉन्टिनेंट आगे, मतलब कैसे कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए वगैरह वगैरह, जो नई मॉडर्न थ्योरी आने लगी जोग्राफी के अंदर, जहाँ पर हमने मेन फोकस हमारा जो था थ्योरी में भी हुआ था, ठीक है। तो यूनिवर्सल थ्योरी टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशन वर क्वेश्चनड, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कंसेप्ट इन इट्स ओन राइट वॉज एम्फेसाइज, ठीक है। समझ गए हो गया आप कि 1990s में क्या हुआ, मॉडर्न हो गए हम लोग, एक पोस्ट मॉडर्निज्म जो अप्रोच थी वो जोग्राफी के अंदर आने लगी, नई नई थ्योरीज आने लगी अर्थ के बारे में, अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बारे में, उन थ्योरीज को हमने पढ़ा, उनको जोग्राफी के साथ रिलेट किया, फिर हम धीरे धीरे समझने लगे लोकल कॉन्सेप्ट को, धीरे धीरे जो कहानियाँ उलझी हुई थी, जिनको जानने की ज़रूरत थी, उनको हम जानने लगे, ठीक है। यही है पोस्ट मॉडर्निज्म, इसको आप अपने वर्ल्ड में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। बस एक कोर कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेना, एक बार समझ लेना, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार में बस पढ़ना होता है, बाकी सब सिंपल हो जाता है अगली बार के लिए, बट पहली बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया चैप्टर ये, फिर ऐसा कुछ टफ नहीं है। फील्ड ऑफ ह्यूमन जोग्राफी गिवन है। अब फील्ड ऑफ ह्यूमन जोग्राफी में पहला है सोशल जोग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पर आ सकता है कि बिहेवियर जोग्राफी किसका पार्ट है, ठीक है। जो बिहेवियर जोग्राफी है ये किसका पार्ट है, ऑप्शन में हो जाएगा सोशल जोग्राफी का, अर्बन जोग्राफी का, पॉलिटिकल का, पॉपुलेशन का। किसका पार्ट है? बिहेवियर जोग्राफी सोशल जोग्राफी का पार्ट है, जैसे नाम ही बता देता है, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बस एक बात देख लेना, सोशल जोग्राफी के अंदर क्या क्या आते हैं, बिहेवियर आता है, जोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग आएगा, ठीक है, जोग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल जोग्राफी, जेंडर जोग्राफी, हिस्टोरिकल जोग्राफी, मेडिकल जोग्राफी, ठीक है, ये सब आएंगे, कॉमन चीज़ें हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और सबसे सिंपल क्या होता है ना, जिनके अंदर कम गिवन है वो पढ़ लो। अर्बन जोग्राफी के अंदर अर्बन स्टडी एंड प्लानिंग, कुछ नहीं पढ़ना, नाम में लिखा है, ठीक है। पॉलिटिकल जोग्राफी के अंदर क्या आएगा, इलेक्टोरल जोग्राफी, ठीक है ना, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। और दूसरा मिलिट्री जोग्राफी किसके अंदर आती है, ये सोशल के अंदर मत कर देना, मिलिट्री जोग्राफी भी पॉलिटिकल जोग्राफी के अंदर आती है। पॉपुलेशन का डेमोग्राफी नाम में ही लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेटलमेंट, अर्बन रूरल प्लानिंग, ठीक है, इतना आप कर लोगे ना तो उसके बाद बचते हैं सिर्फ दो, इकोनॉमिक और सोशल, ठीक है। इनमें थोड़ा बहुत देखना है। इकोनॉमिक बहुत आसान है, देखो भाई, रिसोर्स किस में देखेंगे हम लोग, इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, इंडस्ट्रीज इकोनॉमी में, मार्केटिंग इकोनॉमी में, टूरिज्म इकोनॉमी में, इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी भी हो जाएगी। वैसे ही सोशल जोग्राफी बचती है लास्ट में, तो वो देख लेना, ठीक है। बिहेवियर, सोशल वेलबींग, जोग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल, जेंडर, हिस्टोरिकल, मेडिकल, ठीक है, इतना देख लोगे। इसके बाद जो फाइनल इतना देखना क्या है, एक बार देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। इसको तो कोई पढ़ता ही नहीं है, ऐसा कुछ स्पेशल मेहनत नहीं करनी है, बस एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है, तो वो भी हो जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली इससे, बाकी वैसे कोई क्वेश्चन आते नहीं है, तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाते हैं इससे, नाम पढ़ के ही हो जाते हैं, बट एक बार पढ़ के चले जाना तो आपकी 100% चांस हो जाएंगे इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत देखना है वो ये देखना है कि बिहेवियर जोग्राफी का जो इंटरफेस है, सिस्टर डिसिप्लिन है, वो क्या है, साइकोलॉजी। बिहेवियर जोग्राफी का क्या है, साइकोलॉजी, ठीक है। जोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग का क्या है, वेलफेयर इकोनॉमी, ठीक है ना। वेलफेयर इकोनॉमी किसका सिस्टर डिसिप्लिन है, सोशल वेलबींग का। जोग्राफी ऑफ लीजर किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, के अंदर क्या पढ़ते हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं। कल्चरल जोग्राफी के अंदर एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। जेंडर जोग्राफी के अंदर सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडी पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल, हिस्ट्री नाम में ये। मेडिकल के अंदर
एपिडेमियोलॉजी। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हैं कि एपिडेमियोलॉजी जो सिस्टर डिसिप्लिन है वो किसका है, किस सब फील्ड का है, किसका है, तो मेडिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है, एपिडेमियोलॉजी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। बाकी जो ये नीचे हैं रिसोर्सेज का, रिसोर्स इकोनॉमी, ये तो सब सिंपल ही है, नाम ही है। बस एक दो हैं जो थोड़ा टफ है, जैसे लीजर किसके अंदर है, सोशोलॉजी, एक बार देखना पड़ेगा फिर नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी, मेडिकल ज्योग्राफी, ऐसे एक दो चीज़ें हैं बस जिनको एक दो बार देखना है। बिहेवियर ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, बाकी सब आसान है, बाकी सब में ऐसा कुछ स्पेशल टाइम लगाने की जरूरत नहीं है।